तो देखो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वोल्टेज को परिवर्तन करना, वोल्टेज को चेंज करना। समझ में आया बात। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को चेंज करना बस। ठीक है, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर या निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की ओर। समझ में आया बात। अब ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। समझ में आया बात। म्यूचुअल इंडक्शन इसके सिद्धांत पे काम करता है। बताओ, बताए थे अन्योन्य प्रेरण, बताए थे कि अगर एक कुंडली में अगर धारा प्रवाह हो रहा है तो उस कुंडली के चलते दूसरे कुंडली में भी क्या होता है, धारा प्रवाह होने लगता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण। याद आ रहा है कुछ कुछ बताए थे म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह। दो कुंडली लिए थे, एक कुंडली दूसरा कुंडली, एक कुंडली में धारा परिवर्तन कर रहे थे तो इसके चलते फ्लक्स जनरेट हुआ था और इसी के चलते दूसरा कुंडली में भी क्या गया था, धारा उत्पन्न हुआ था। ऐसा कहीं पे बताए थे, देखना अन्योन्य प्रेरण में बता चुके हैं। ठीक है, तो इसी के सिद्धांत पे काम करता है। इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत बार पूछा हुआ है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को चेंज करना, वोल्टेज को परिवर्तन करना, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर या निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की ओर। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। 2 पॉइंट अभी केवल बताएं बस, कैसे होता है सब चीज बताएंगे। अभी केवल 2 पॉइंट बताएं। पहला, ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परिवर्तन करता है, चेंज करता है, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर या निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की ओर। किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। कैसे करेगा सब चीज बताएंगे। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, समझ में आया बात। 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। एक होता है स्टेप अप, ठीक है, और दूसरा होता है स्टेप डाउन। समझो ध्यान से, इंग्लिश हिंदी सब एक ही होता है, समझ में आया बात। तो स्टेप अप, स्टेप अप क्या करता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है। अप, अप मतलब क्या हुआ, ऊपर जाना। डाउन मतलब क्या होता है, नीचे जाना। तो सिंपल सा बात है कि ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये निम्न वोल्टेज को किसमें कर देगा, उच्च वोल्टेज में क्या करेगा, रूपांतरित कर देगा। समझ में आया बात। जो स्टेप अप होगा और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, देखो निम्न से उच्च जा रहा है, मतलब क्या, लोअर से हाइयर की ओर जा रहा है। तो बताओ अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, अप हो रहा है। इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या, स्टेप अप। दूसरा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, वैसा ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर जाता है, निम्न वोल्टेज की ओर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन। डाउन मतलब क्या होता है, नीचे जाना। समझ में आया बात। और अप मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। अब सुनो ध्यान से, ये दोनों ट्रांसफार्मर का यूज कहां पे किया जाता है। ठीक है, तो देखो हम लोग के घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट आता है। 220 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, निम्न वोल्टेज आता है। समझ में आया बात, निम्न वोल्टेज आता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि पावर हाउस से जो सप्लाई होता है वोल्टेज, वो बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई होता है, लेकिन उसको रूपांतरित कर देता है निम्न वोल्टेज में। तो हम लोग के घर में जो ट्रांसफार्मर घर के आसपास जो लगा रहता है ट्रांसफार्मर, वो क्या होता है, वो उच्च से निम्न वोल्टेज में क्या करता है, रूपांतरित करता है। तो ये हम लोग के हाउस में जो बिजली सप्लाई होता है इसी ट्रांसफार्मर से। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर कहां पे यूज होता है, तो जहां पे वोल्टेज, जहां पे पावर स्टेशन रहता है, जहां पे वोल्टेज वगैरह बनता है वहां पे यूज किया जाता है इसका। पावर स्टेशन में, पावर स्टेशन में जहां पे बिजली बनता है वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की ओर। और निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की ओर क्यों यूज किया जाता है, इसके पीछे कारण यह है कि जब कोई वोल्टेज निम्न से उच्च की ओर जाता है तो ऊर्जा का ह्रास कम होता है। ऊर्जा का ह्रास क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसलिए पावर स्टेशन में इसका यूज किया जाता है। जबकि घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो कौन सा रहता है, स्टेप डाउन। क्लियर है, समझ में आया बात क्या बोले हम, फिर से हम बोल रहे हैं, आराम से समझ लो पूरा पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखने के लिए आता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, 2 नंबर का, नहीं तो 5 नंबर का आएगा तो पूरा क्रियाविधि देता है। समझ में आया बात। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि देखो ट्रांसफार्मर का एक ही काम है, वोल्टेज को चेंज कर देना। समझ में आया बात, जो एसी वोल्टेज आया उसको चेंज कर देना। चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि अगर उच्च वोल्टेज आया तो उसको निम्न में चेंज कर देगा, या निम्न आया उसको उच्च में चेंज कर देगा। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अब 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, एक स्टेप अप, अप मतलब क्या होता है, ऊपर जाना,
ठीक है, तो निम्न वोल्टेज को क्या करेगा, ये उच्च वोल्टेज में रूपांतरित कर देगा। अप मतलब हुआ ऊपर चला गया, निम्न था उसको चेंज कर दिया उच्च में। स्टेप डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे जाना। नीचे जाना का मतलब क्या हुआ, उच्च वोल्टेज को किसमें रूपांतरित कर देगा, निम्न वोल्टेज में। तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर कहलाता है क्या, स्टेप डाउन कहलाता है। क्लियर है, तो दो प्रकार का ट्रांसफार्मर मिलता है। अब बात यह आता है कि कहां कहां पे इसका यूज करते हैं। तो याद रखना, हम लोग के घर में जो घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। समझ में आया बात, क्योंकि घर में जो बिजली आता है उसका वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट मतलब निम्न वोल्टेज है। ट्रांसफार्मर से देखा जाए तो निम्न वोल्टेज है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, लगा हुआ है वहां पे ट्रांसफार्मर। क्या करेगा ट्रांसफार्मर कि पावर हाउस से जो सप्लाई हुआ, ट्रांसफार्मर के पास जो वोल्टेज आया उस वोल्टेज को रूपांतरित कर देगा निम्न वोल्टेज में, और जब रूपांतरित किया उसके बाद घर में जाकर के सप्लाई होगा। समझ में आया बात। तो हम लोग के घर में उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में ट्रांसफर होने वाले ट्रांसफार्मर लगा रहता है। क्लियर, समझ में आ गया। स्टेप अप कहां रहता है, तो स्टेप अप जहां पे ट्रांसफार्मर वगैरह बनता है, जहां पे वोल्टेज वगैरह बनता है, ठीक है, पावर स्टेशन में, वहां पे लगा रहता है ये ट्रांसफार्मर। क्योंकि उसको चाहिए निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज चाहिए, क्योंकि निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में जाने के लिए ऊर्जा का ह्रास बहुत कम होता है। समझ में आया बात। इसलिए स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर रहता है वो पावर स्टेशन में लगा रहता है, एनर्जी का लॉस कम से कम हो। क्लियर, समझ में आ गया। ये आयताकार क्रोड है। ये पत्ती ऐसा बटा रहता है, ठीक है, ये जो रहता है ना पत्ती ऐसा बटा रहता है। चलो बताएंगे, आगे बताएंगे, सब चीज बताएंगे, फिगर पार लेते हैं। ये आयताकार क्रोड है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आयताकार क्रोड। क्लियर। अब इसमें क्या किया जाता है, सुनो, ये जो आयताकार क्रोड जो बना रहता है ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। मुलायम लोहा, मुलायम लोहा, सॉफ्ट आयरन क्यों बना रहता है, इसके पीछे कारण बताएंगे। सॉफ्ट आयरन का बना होता है। क्लियर। इसमें जुटा रहता है तांबा का तार जुटा हुआ रहता है, ठीक है, यहां से तांबा का तार इस प्रकार से जुटा रहता है, इधर से भी तांबा का तार इस प्रकार से जुटा रहता है। क्लियर। इसको हम लोग जोड़ देते हैं सोर्स से, एसी सोर्स से, ये भी जुटा रहता है। ये क्या रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है क्या, कुंडली, प्राथमिक कुंडली। इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, और इसको बोला जाता है, चलो ठीक है, और इसको बोला जाता है द्वितीयक, द्वितीयक कुंडली, ठीक है। प्राथमिक कुंडली, इसको द्वितीयक कुंडली बोलते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया मुलायम लोहा का सॉफ्ट आयरन, और दो कुंडली लगा रहता है। इसमें दोनों कुंडली में जो यहाँ पे वायर जो लिपटा हुआ है इसमें अलग अलग होता है कोरों की संख्या, मतलब ये जो चक्र किस प्रकार से घुमा हुआ है ये अलग अलग होता है। इसमें मानिए प्राथमिक कुंडली को NP और इसको सेकेंडरी कुंडली को क्या माना जाता है, NS। क्लियर, समझ में आया बात। ये इसका संरचना हुआ, यही तुम्हारा क्या है, ट्रांसफार्मर। क्लियर है, कैसे काम करता है अब ये बात करेंगे। और इसमें एक आयताकार क्रोड लिए सॉफ्ट आयरन का, सॉफ्ट आयरन का आयताकार हम लोग कट कर दिए, निकाल दिए उसमें, ये पत्ती पत्ती का बना रहता है। हम क्या बोल रहे हैं, सुनो, सॉफ्ट आयरन का स्टील का जैसे पीस लिए, ठीक है, जो प्लेट वगैरह होता है उसको हम लोग साट करके इस प्रकार से आयताकार कुंडली बना दिए। समझ में आया बात। लेमिनेटेड करके एक दूसरे पे क्या करते हैं, लेमिनेटेड किया जाता है, ठीक है, चिपकाया जाता है, और चिपका करके इसको क्या बनाया जाता है, इस प्रकार से आयताकार बना दिया जाता है, ठीक है। दोनों तरफ लगा रहता है तार लगा हुआ है, ये क्या है, तार लगा हुआ है, लेकिन ये तार क्वाइल के रूप में लगा हुआ है, कुंडली के रूप में घुमा हुआ क्वाइल है, तार है, ठीक है। किसका बना हुआ है, तांबा का, कॉपर का बना होता है। समझ में आया बात, क्लियर है। तो ये एक तरफ निकला, एक तरफ है,
इसको प्राथमिक कुंडली, और द्वितीय तरफ है तो द्वितीय कुंडली इसको बोलते हैं। क्लियर है? ये इसका संरचना हो गया, नोट करो। अरे देखो दिख नहीं रहा है? स्टील का सीट ला करके इस तरीके से चिपकाया कि नहीं चिपकाया? ये चिपका हुआ है कि नहीं? ये चिपका हुआ है सब एक दूसरे से। अरे स्टील का सीट लाए, उसको इस प्रकार से काट दिए, बीच से काट दिए, ठीक है, ऐसा ऐसा करके सबको चिपका दिए, तो चिपकेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे समझ में आया कि नहीं? मान लो कि ये आयताकार है, मान लो, ठीक है, समझ में आया बात? बीच से इसको काट दिए, ये कट गया, यहां से कट गया, तो ये आयताकार बना। ऐसा ऐसा सीट ला करके बहुत सारा चिपका दिए। समझ में आ गया बात? ऐसा ऐसा सीट ला करके इसमें क्या किए? चिपका दिए। चिपकाने के बाद यहाँ पर एक कुंडली इधर जोड़े और एक कुंडली यहाँ जोड़े, बस ये संरचना हो गया। सबसे सिंपल संरचना है ट्रांसफार्मर का। देखो वही लिखा हुआ है इसमें, नर्म लोहा। नर्म लोहा मतलब क्या? मुलायम लोहा की बनी पटलित आयताकार क्रोड होती है। इसको क्या बोलते हैं? आयताकार क्रोड। इस क्रोड के एक तरफ तांबे के तार लपेट कर प्राथमिक कुंडली बनाई जाती है। तांबा का तार लपेट करके क्या बना दिए? प्राथमिक कुंडली। दूसरी तरफ तांबे के तार लपेट करके दूसरी कुंडली बनाई जाती है। ये दूसरी कुंडली बन गया। इतना ही तो संरचना, इतना छोटा संरचना, अभी तक पूरा फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा, इतना छोटा संरचना। इसमें सप्लाई हुआ प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम बताए थे कि समय के साथ प्रत्यावर्ती धारा का दिशा क्या होता है? चेंज होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? याद करो, ये था इस प्रकार से, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, मतलब धारा का मान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और धारा का मान जब चेंज होगा तो देखो ये इस प्रकार से रखा हुआ है ना, इस प्रकार से लपटा हुआ है, तो एक सोलेनॉइड की भांति काम करेगा। ये किसके भांति काम करेगा? सोलेनॉइड की भांति काम करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर धारा चेंज हो रहा है तो हम लोग जानते हैं, इधर देखो सोलेनॉइड में क्या होता है? बी बराबर म्यू नॉट एन आई, फॉर्मूला याद है आइडियल कंडीशन में, ठीक है। तो आई चेंज होगा तो बी भी क्या होगा? चेंज होगा। तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र चेंज हुआ, इधर देख लो, इधर क्रिया विधि समझ में नहीं आएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र चेंज हुआ तो हम लोग जानते हैं फाई बराबर क्या होता है? बी ए, याद है? अरे बी ए कॉस थीटा, याद है? तो बी चेंज हुआ तो फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। तो फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज हुआ। फ्लक्स भी क्या हुआ? चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो किसी भी कुंडली में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे आएगा फैराडे का नियम, ईएमएफ आ जाता है, याद है ना? तो आता है क्या? ईएमएफ। इसमें क्या हो जाता है? इंड्यूस्ड हो जाएगा, ईएमएफ प्रेरित हो जाएगा। किससे? फैराडे का नियम से। फैराडे का नियम से क्या क्या हुआ? कहानी समझ लो, पहले कहानी समझो। देखो ये है तुम्हारा एसी वोल्टेज, इधर देखते जाओ, एसी वोल्टेज, ये सप्लाई किया धारा। तो एसी वोल्टेज में एसी धारा जो होता है समय के साथ चेंज होते रहता है, बताए थे ना? ये समय के साथ क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो आई का दिशा चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है, कभी आई का मान बढ़ रहा है, कभी आई का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। और जब आई चेंज होगा तो एसी प्रत्यावर्ती धारा में जब आई चेंज होगा, क्या चेंज होगा? आई परिवर्तन होगा। तो आई परिवर्तन होने से देखो ये जो है एक सोलेनॉइड की भांति नहीं काम कर रहा है, परिनालिका, सोलेनॉइड की भांति नहीं काम कर रहा है, परिनालिका की भांति। तो बताए थे परिनालिका में, याद करो, बी बराबर बताए थे म्यू नॉट एन आई। तो आई अगर चेंज होगा, इधर देखो, आई अगर चेंज हुआ तो बी भी क्या होगा? चेंज होगा। तो बी चेंज होने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होगा तो हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स भी क्या होगा? परिवर्तन, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। बी चेंज हुआ तो फ्लक्स भी क्या हो गया? चेंज हो गया। और जब फ्लक्स चेंज हुआ तो फैराडे का नियम से हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या आ जाएगा? ईएमएफ प्रेरित हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो मतलब ईएमएफ बन गया इसमें, क्लियर है? इसमें क्या बन गया? ईएमएफ बन गया। क्या यहां पर एसी सोर्स के जहां पर अगर डीसी डालते हैं तो क्या ईएमएफ बनता? ईएमएफ नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि एसी स्रोत में आई का मान चेंज होते रहता है, और जब तक आई का मान चेंज नहीं होगा तब तक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं आएगा, और फ्लक्स नहीं आएगा तो ईएमएफ नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये किसके लिए है? एसी स्रोत के लिए केवल। समझ में आया बात? तो यहां पे क्या हो गया? ईएमएफ बन गया। अब ईएमएफ का मान हम लोग जानते हैं फैराडे का नियम से, याद करो, ईएमएफ निकाल रहे हैं हम लोग किसमें? प्राथमिक में। तो ईएमएफ बराबर फैराडे का नियम से माइनस डी फाई बाई क्या होता है? dt, याद है? अरे फैराडे का नियम
कौन सा नियम है, प्राथमिक या द्वितीयक? कौन सा? फैराडे का द्वितीयक नियम है ये, मतलब दूसरा नियम है ये। समझ में आए बात? जब ईएमएफ आया तो ई प्राथमिक कुंडली में इसका फ्लक्स का मान माइनस डी पाई बाई डी, किससे आया? तो फैराडे का नियम से आया। अब हम लोग निकाल रहे हैं, सबसे पहले सुनो, प्राथमिक कॉइल में टोटल फ्लक्स, प्राथमिक कुंडली में संपूर्ण फ्लक्स, देखो प्राथमिक कुंडली दिख गया, दिखा। अब प्राथमिक कुंडली में मान लिए कि फेरो की संख्या कितना है, एनपी, फेरो की संख्या कितना है, एनपी, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा? तो एनपी कुंडली है, मान लिए कि एक कुंडली में से एक फेरो में से फ्लक्स कितना जा रहा है, फाई, तो एनपी फेरो में से कितना जाएगा, एनपी गुने फाई जाएगा, तो एनपी गुने क्या हो गया, फाई। कैसे आया समझ में आया? कैसे आया समझ में आया कि एक फेरो में से, कुंडली का एक फेरो में से फ्लक्स कितना जा रहा है, फाई। फ्लक्स कैसे बना देख लो, इधर ये भी समझ लो फ्लक्स कैसे बना। देखो ये था सोलेनॉइड, समझ लो, तो ये नहीं बोलेगा कि सर उड़ा दिए पूरा का पूरा क्रियाविधि समझ में नहीं आया, इसलिए देख लो बाबू सर। ये एक सोलेनॉइड है ना, एक सोलेनॉइड की बात ही काम कर रहा है। सोलेनॉइड परिनालिका बहुत डिटेल से बताते हैं, समझ में आया कि नहीं? उसमें बताए थे कि धागा जो बंधा रहता है उसको क्या बोलते हैं, अरे जो हम लोग लेते हैं कपड़ा सीने वाला जो सूता लेते हैं, वो देखो धागा जो बंधा रहता है ना, उसमें क्या करो, तार को लपेट दो, ठीक है, तो क्या बन जाता है, परिनालिका। चाहे इसमें तार को लपेट दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिनालिका, याद है ना? चलो देखो इधर, मान लो कि धारा जा रहा है इस प्रकार से धारा गया, तो बताओ धारा किधर जा रहा है, इधर, तो धारा की दिशा में हम लोग क्या रखेंगे, ये 4 उंगली को, तो ये बताएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आया इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग जानते हैं कि जब किसी कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र रेखा अगर लंबवत निकल रही है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। अरे याद है, कुछ याद है? जब किसी कुंडली से जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है लंबवत, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आया बात? तो ये क्या बन गया, फ्लक्स बन गया। तो देखो एक में जा रहा है कितना फ्लक्स, 5, एक फेरो की संख्या में कितना जा रहा है, 5 फ्लक्स, तो फेरो की संख्या कितना है, एनपी, तो एक में 5, तो एनपी में कितना, एनपी गुने 5, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया प्राथमिक कुंडली में, एनपी गुने 5। क्लियर, समझ में आया? हम लोग जानते हैं कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे का नियम से बताओ, ईएमएफ इंड्यूस होता है तो ईपी, ईएमएफ किसका, प्राथमिक का, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस d5p और बाई क्या, dt लिखेंगे ना। अरे फैराडे का द्वितीय नियम क्या है कि ईएमएफ बराबर होता है माइनस d5 बाई dt होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ईपी 5p, प्राथमिक कॉइल में टोटल फ्लक्स कितना आया, एनपी गुने 5, कितना आया, एनपी गुने 5। एनपी क्या है, फेरो की संख्या, एनपी क्या है, फेरो की संख्या, देखो लिखा भी होगा कहीं पर, देखो इधर, प्राथमिक कुंडली में फेरो की संख्या को क्या माना गया, एनपी, तो एनपी गुने फ्लक्स, तो 5 टोटल हम लोग प्राथमिक में कितना आ गया, इतना, तो इसको रख देंगे इसमें, ठीक है। तो ईपी बराबर माइनस डी, क्या रखेंगे, एनपी इंटू 5 और क्या, dt। क्लियर है, ठीक है। तो ईपी बराबर एनपी तो जो ट्रांसफार्मर में जितना भी फेरो की संख्या बना होगा वो नियत होगा, ऐसा तो नहीं है कि बार बार इसको निकाल करके चेंज करते रहेंगे। फेरो की संख्या जितना भी बना रहेगा वो तो फिक्स रहेगा। तो एनपी क्या है, कांस्टेंट, एनपी क्या है, कांस्टेंट, माइनस d5 बाई क्या बन गया, dt। ये तुम्हारा बन गया समीकरण फर्स्ट, समीकरण बन गया ये क्या, फर्स्ट। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे किसमें, द्वितीयक कुंडली में। क्लियर है, तो यहां पे निकाल रहे, देखो इधर, द्वितीयक कुंडली में संपूर्ण फ्लक्स, तो बताओ संपूर्ण फ्लक्स, तो ध्यान समझना, जो फ्लक्स यहां से प्रभावित होगा, इससे जो फ्लक्स बना, यहां से जो फ्लक्स बना, ये फ्लक्स जो यहां से जाएगा, अब देखो ये बना हुआ किसका, नर्म लोहा का, तो जितना फ्लक्स यहां से पास होगा उतना ही फ्लक्स इधर रिटर्न होकर के इसमें चला जाएगा, क्योंकि नर्म लोहा का काम ही है
कि जितने भी फ्लक्स बना उसको क्या करो, अवशोषित करो। अब अवशोषित करके के इसमें भेज देगा, इसमें भेज देगा, इसमें भेज देगा। समझ में आया बात? तो यहां से एक में कितना जा रहा है, फाइव, एक में कितना जा रहा था, फाइव, तो इसमें भी एक में कितना जाएगा, फाइव जाएगा। तो बताओ फेरों की संख्या इसमें कितना है, इसमें फेरों की संख्या कितना है, ns। तो फाइव टोटल द्वितीयक के लिए कितना आएगा, ns, और गुने क्या, फाइव। क्लियर, ns गुने फाइव। अब हम लोग लगाएंगे फिर से क्या, फेराडे का द्वितीय नियम। तो ES बराबर माइनस d5s बाई क्या, dt। तो ES बराबर माइनस 5s कितना आया हुआ है, 5s मतलब द्वितीयक कॉइल में फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना है, ns गुने ns गुने क्या, 5 बाई क्या, dt। तो ES बराबर, ns तो कांस्टेंट है, जितने भी फेरों की संख्या होगा वो क्या होगा, नियत होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ns माइनस ns d5 बाई dt। समीकरण बन गया क्या, सेकेंड। क्लियर है, समझ में आ गया बात? देखो सबसे पहले इसको देखना है, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है, पहले इसको केवल देखो। ये क्या नाम है इसका, इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या बोला जाता है, प्राथमिक कुंडली, जिसमें फेरों की संख्या मान ली कितना, एनपी है। कितना फेरों की संख्या, एनपी। तो बोले सर गिन तो लिए हैं, दो फेरों की संख्या लग रहा है। अरे जरूरी थोड़ी है कि ट्रांसफार्मर में दो ही रहेगा, मैं छोटा डायग्राम बनाए तो दो बना दिए, बड़ा रहता जब देखना ट्रांसफार्मर उसमें देखना कितना गिरा हुआ रहता है, बहुत सारा तार लपेटा हुआ रहता है। समझ में आया बात? हम दो बता दिए दिखाने के लिए कि ये प्राथमिक कुंडली है, ठीक है। फेरों की संख्या कितना, एनपी, कितना है, एनपी। क्लियर है, तो एक में फ्लक्स जा रहा है कितना, 5, एक फेरों की संख्या में फ्लक्स कितना जा रहा है, 5। तो टोटल फेरों की संख्या कितना है, एनपी। तो टोटल में कितना हो गया, एनपी गुने 5। क्लियर, समझ में आया बात? अब फैराडे का नियम क्यों लगा, कोई पूछेगा तो सिंपल सा जवाब देना कि ट्रांसफार्मर में जो हम लोग धारा का प्रवाह कराते हैं, वो धारा का प्रवाह कौन सा कराते हैं, एसी कराते हैं। और एसी में धारा क्या होता है, चेंज होते रहता है। और एसी में धारा अगर चेंज हुआ तो ये एक सोलेनॉइड की भांति काम कर रहा है। तो धारा चेंज मतलब बी चेंज, बी का मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र चेंज। और जब बी चेंज तो हम लोग जानते हैं फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। बी चेंज का मतलब क्या, क्या चेंज हो गया, फ्लक्स आ गया, उसमें फ्लक्स आ गया तो मतलब फैराडे का नियम कि अगर समय के साथ फ्लक्स आएगा तो सिंपल सा बात है ईएमएफ भी आएगा, फ्लक्स में अगर चेंज आएगा तो। क्लियर है, तो फैराडे का नियम से ईपी, ईपी का क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी माइनस में, ये फैराडे का नियम है। क्लियर, अब ये फाइव, फाइव कौन सा निकाल रहे हैं हम लोग, प्राथमिक, तो 5p। प्राथमिक का टोटल फ्लक्स कितना है, कितना है, एनपी गुने 5। तो 5p के जगह पर क्या रख दिए, एनपी गुने 5। एनपी, एनपी क्या है, फेरों की संख्या। फेरों की संख्या जो भी होगा नियत होगा, जो ट्रांसफार्मर में बना होगा, मान लो 50 फेरों की संख्या होगा तो ये नियत ही होगा, चेंज कर नहीं सकते। तो एनपी को निकाल दिया बाहर, तो माइनस एनपी डी पाई बाई डी टी। इसी तरीके से द्वितीय कुंडली में संपूर्ण फ्लक्स निकालना है। तो जो फ्लक्स यहां से प्रभावित हुआ वही फ्लक्स घूम करके इसमें जाएगा। समझ में आया बात? क्योंकि ये बना हुआ किसका है, नर्म लोहा का। और नर्म लोहा का काम ही रहता है कि जितने भी इसमें चुंबकीय क्षेत्र इसमें बनेगा, सब चुंबकीय क्षेत्र घूम करके इसमें भी जाएगा। क्लियर, समझ में आया बात? ठीक है, तो एक में कितना फ्लक्स है, 5। तो टोटल फेरों की संख्या कितना है, एनएस। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, एनएस गुने 5। फैराडे का नियम से माइनस 5s बाई dt। उसके बाद यहां पे रख दिए एनएस गुने 5, एनएस कांस्टेंट, तो माइनस एनएस डी फाइव बाई dt। समीकरण बन गया 2। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? चलो अब बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहला और दूसरा समीकरण को भाग दे रहे हैं, पहला और दूसरा समीकरण को। तो देखो क्या आएगा, ईपी बाई ईएस। और देखो जब दिए, देखो इधर पहला को जब दूसरा से भागा दिए तो ईपी बाई ईएस, माइनस से माइनस कट गया, डी फाइव से डी फाइव टी, डी फाइव बाई टी से डी फाइव बाई टी कट गया, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, एनपी बाई एनएस। यही है ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला, यही क्या है ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला। क्या है कि इसमें बता रहा है कि जो ईएमएफ है वो किस पे निर्भर कर रहा है, फेरों की संख्या पर। जितना ज्यादा फेरों की संख्या उतना ज्यादा क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा। समझ में आया कि नहीं, किस पे निर्भर कर रहा है, फेरों की संख्या पे। तो ट्रांसफार्मर याद रखना कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल निर्भर करता है फेरों की संख्या पर। जितना फेरों की संख्या ज्यादा उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल। तो बताओ इन दोनों में फेरों की संख्या किसमें ज्यादा दिख रहा है, किसमें ज्यादा दिख रहा है, बताओ। इसमें ज्यादा दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, कम। तो बताओ विद्युत वाहक बल किसमें ज्यादा बनेगा, इसमें ज्यादा बनेगा और इसमें क्या बनेगा, कम बनेगा। तो बताओ घर में जो यूज करते हैं हम लोग, कौन सा यूज करते हैं,
जो हाई से लो जाए, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर क्या बना, लो से किधर जा रहा है, हाई की। अगर घर में जो यूज होगा उल्टा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। कुछ बात समझ में आया? इसमें देखो, बताओ इसमें फेरों की संख्या किसका ज्यादा है, दिख रहा है ना? ये है तुम्हारा प्राइमरी एनपी और ये क्या है, सेकेंडरी एनएस। किसमें फेरों की संख्या ज्यादा दिख रहा है, एनएस। एनएस ज्यादा है किससे, एनपी से, तो स्वाभाविक है इसका विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा किससे, प्राइमरी से। क्लियर, समझ में आया बात? जिसमें फेरों की संख्या ज्यादा। आप सुनो ध्यान से, थोड़ा समझ लो। ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं बनता है, पूरा कॉन्सेप्ट समझता नहीं, आधा अधूरा समझ लिया बस। ऑब्जेक्टिव कहां से बनेगा, समझ में आया बात? तो ये तुम्हारा हुआ। आप ध्यान से समझो, हम जो बोल रहे हैं, ठीक है? हम लोग पढ़े कितना प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, 2 प्रकार का। क्या बताएं पहला ट्रांसफॉर्मर, थोड़ा सा समझो कि पहला ट्रांसफॉर्मर क्या बताएं, स्टेप अप। अल्लाह शांत कर लो थोड़ा। स्टेप अप में क्या बताएं कि स्टेप अप का काम है कि निम्न वोल्टेज को किसमें रूपांतरित कर देता है, उच्च वोल्टेज में। अप मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। अप मतलब ऊपर जाना। अब बताओ इधर निम्न से उच्च कब होगा, निम्न से उच्च कब होगा, निम्न से उच्च मतलब इसमें फेरों की संख्या कम और इसमें फेरों की संख्या ज्यादा होना चाहिए। स्टेप अप का कहानी समझ में आया? निम्न से उच्च, तो निम्न से उच्च का मतलब क्या हुआ कि यहां वोल्टेज कम और यहां वोल्टेज ज्यादा। तो यहां वोल्टेज कम कब होगा, जब फेरों की संख्या कम होगा। समझ में आया बात? तो इसका कंडीशन यही है कि जब एनपी ग्रेटर देन, सॉरी एनपी लेस देन किससे होना चाहिए, एनएस। क्लियर? तो एनपी जब लेस देन होगा किससे, एनएस से, तो स्वाभाविक है इसका ईपी भी कम होगा किससे, ईएस। ये किसका कंडीशन है, किसका, कौन से ट्रांसफॉर्मर का, स्टेप अप का। स्टेप डाउन का कंडीशन, स्टेप डाउन का कंडीशन समझो। आया हुआ ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछता है, ऐसा ही नहीं बता रहे हैं। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन में क्या बताए थे, क्या बताए थे, डाउन नीचे जाना। नीचे जाने का मतलब उच्च वोल्टेज से किधर जाएगा, निम्न वोल्टेज की ओर। तो बताओ दोनों कुंडली में से इसका क्या होना चाहिए, ज्यादा, और इसका क्या होना चाहिए, कम। तो यहां पे होगा एनपी बड़ा होगा किससे, एनएस से। मतलब यहां का जो विद्युत वाहक बल है वो ईपी बड़ा होगा किससे, ईएस से। ये कंडीशन किसका, स्टेप डाउन का। क्लियर? पावर मतलब क्या, शक्ति। किसकी शक्ति, किसकी, ट्रांसफॉर्मर की, ट्रांसफॉर्मर की शक्ति। तो पावर बराबर क्या होता है, सोचो पावर बराबर क्या होता है, वी आई। पढ़े, पावर बराबर क्या होगा, वी आई। वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट। तो पावर जो होगा वो पावर इन, जितना पावर इन होगा उतना पावर आउट होगा। इसमें क्या समझना है, जितना पावर अंदर गया उतना भेजना, उतना भेज देगा। अगर पूरा भेजना है तो फेरों की संख्या बराबर कर देगा। जो जितना पावर इन होगा ट्रांसफॉर्मर में आएगा उतना ही पावर सप्लाई कर सकता है। लेकिन फेरों की संख्या अगर समान रहेगा तो, ठीक है, तो दोनों पावर क्या हो गया, समान। तो पहला पावर को क्या लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं ईपी। अरे V क्या है, वोल्टेज ही तो है। और ईवी क्या है, विद्युत वाहक बल। आई क्या लिख सकते हैं हम लोग, आईपी, जो प्राथमिक में बनेगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ईएस, और इसको क्या लिखेंगे, आईएस। क्लियर? तो यहां से देखो कंडीशन आ जाएगा, ईएस बाई ईपी, ईएस बाई ईपी बराबर आईपी बाई आईएस। इससे क्या समझ में आया कि विद्युत वाहक बल और आई एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। किससे होता है, व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया बात? क्लियर है? देखो इसको एक फॉर्मूला को लिख लो यहीं पर, ईएस बाई ईपी बराबर एनएस बाई क्या, एनपी बराबर आईपी बाई क्या, आईएस। ये होता है पूरा फॉर्मूला, यहीं पे एक जगह पे लिख दिए। ई और एन समानुपाती, लेकिन आई व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? समझ में आया बात? ठीक है, यही मेन फॉर्मूला है तीनों का संबंध। किसका किसका संबंध, विद्युत वाहक बल, फेरों की संख्या और धारा, तीनों के बीच में संबंध। किसमें, ट्रांसफॉर्मर में।